सेक्स के दौरान विश मांगिए, जरूर पूरी होगी। जब हम इंटीमेट होते हैं तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि हम रब के बड़े करीब होते हैं और उस टाइम पे हम जो भी रब से विश मांगते हैं, क्योंकि जब दो लोग सेक्स के दौरान विश मांगिए, जरूर पूरी होगी। और अगर विश ही सेक्स की है तो सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, तो बेटा ना आज एक देसी तरीका। सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन कहाँ बोला उसने आपको? क्योंकि आज माइग्रेन पे वीडियो बनानी थी तो आपने उसका सर दर्द का माइग्रेन करवा दिया। ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। सर दर्द अलग है, मतलब कि सर दर्द, माइग्रेन इज सबसेट ऑफ सर दर्द। सर दर्द तो और भी तरीके के होते हैं, तो जुकाम से भी हो जाता है, मगर खैर सर बाकी सब तो बाकी बेकार की बातें। आप इलाज बताएं। सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, तो बेटा ना आज एक देसी तरीका बता रहा हूँ। आपने कभी विदेशी तरीका बताया अपने जीवन में? आप केवल विदेशी मशीनें इस्तेमाल करते हैं जो आपके जिम में पीछे लगी हुई हैं। विदेशी माइक, विदेशी कॉलर, विदेशी कैमरा, विदेशी बाइक, विदेशी इक्विपमेंट। देसी तो खाली इलाज होता है। चलिए आप खैर आप बताएं। क्या इसके बहुत रिजल्ट आए हैं, नुकसान कोई नहीं है, फायदे बहुत अच्छे हैं। सही बात है, ये अकेली चीज हमारे देसी चीजों की कि नुकसान नहीं करती है। फायदा दें न दें लेकिन नुकसान नहीं करती। रात को सोने से पहले एक सेब के अंदर ना 7 लौंग ऐसे सर्किल में लगा के उसको छोड़ देना, सुबह उठ के उसका। अब एक मासूम बच्चा क्या सवाल पूछना चाहिए कि 7 ही क्यों, 8 कर दें तो क्या सर दर्द नहीं जाएगा? और मेरा सेब अगर छोटा है तो, मेरा सेब अगर बड़ा है तो, क्योंकि रिलेटिव अमाउंट है ना। आपने 7 बोला है, कैसे 7 निकाला कैसे? अगर 7 बता रहे हो तो सेब का भी वजन बताओ कि इतने सेब के वजन पे इतनी 7 लगेंगी, क्योंकि बदलेगा ना। तुम्हारा कल को एनेस्थीसिया वाला आकर के बोल दे कि जी इसको 7 ये वाले इंजेक्शन लगा दो, बोले कितने पे, वजन क्या है मेरा, मेरा जेंडर क्या है, मेरे को पुरानी बीमारियां तो नहीं है। और अगला सवाल बच्चा क्या पूछे, भैया सर्कल में क्यों, मैं से चौकोर में लगा दूं तो, अलग अलग जगह पर रैंडमली लगा दूं तो कैसे आया? ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जब बच्चा नाइव तरीके से जानने की इच्छा से जब पूछेगा तो उसे पता चलेगा कि ये चीजें क्यों काम नहीं करती हैं या क्यों काम नहीं करेंगी कभी भी। छिलका उतार के उसको खाना है, अपनी जो दवाई लेता है वो दवाई लेके इसके फिर खाना है। अरे फिर पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है माइग्रेन के लिए, अगर दवाई के साथ खाएंगे तो? और एक तो ये आपको माइग्रेन में हेल्प करेगा, दूसरा अगर एसिडिटी है तो उसमें भी आराम करेगा। दो चीजें, एक चीज में दो फायदे। देसी चीजों का इस्तेमाल केवल इसमें करें, बाकी क्या नाम है, गाड़ियां खरीदें खतरनाक वाली विदेशी, विदेशी कंपनियों के माइक, विदेशी कंपनियों के कैमरा, हर चीज विदेशी। इलाज जो है वो केवल देसी होना चाहिए, है ना। पर हम लोग को लगता है ना कुकम्बर कड़वा है, कितना भी ऊपर से कड़वा निकाल दो, बीच में से निकाल दो, खारा लग रही है, तो इसके लिए क्या करो, इसको तोड़ लो। आप देखना चेक करके, कभी भी कड़वा फील नहीं होगा। माँ क्या करती है ना, अगला खीरे को ट्राई करती है ऐसे करके, समझ लो जैसे अभी कोई कीड़ा कड़वा निकला, आज माँ काट रही है, कीड़ा निकल गया, वो कीड़ा कड़वा निकल गया। अब कड़वा निकलने के बाद उसको किसी ने टोटका बताया होता है, तो वो अगले खीरे के साथ ये ट्राई करती है। और जब उसको लगता है कि अगला खीरे को तोड़ा और कड़वा नहीं निकला, तो अपने आप से वो इमेजिन कर लेती कड़वा था, अब कड़वा नहीं रहा है, जबकि उसका कोई इसकी टक कर देने से उसके कड़वेपन के जाने की कोई ऐसी खास वजह नजर नहीं आती है। जब जैन लोगों की बात होती है, कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है? हिटलर की बायोग्राफी में ये लिखा गया है कि हिटलर मरा लहसुन की वजह से। हिटलर ने सुसाइड नहीं किया था? बेसिकली जो रूट्स वगैरह आप खाओगे तो आपके मेंटल स्टिमुलेशंस बढ़ जाते हैं, और ये जो अच्छी बात नहीं तो। लेकिन अगला क्वेश्चन यही आना चाहिए ना कि मीन कि मेंटल स्टिमुलेशन होता ही क्या है, और वो अच्छा है कि बुरा है, कैसे डिसाइड हो रहा है? रूट वगैरह होते हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलती है। सनलाइट ना मिलने की वजह से वो तमस होते हैं, मतलब डार्कनेस। और जब आप रूट निकालते हो तब वेजिटेबल पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो हिस्सा बस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस में। बाकी हम जानते हैं कि जमीन के नीचे स्टेम भी मिलता है, आलू स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है जो कि जमीन के नीचे मिल जाता है, और प्लांट के हर हिस्से में ऐसे केमिकल्स मिल जाएंगे जो प्लांट चाहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे केमिकल उसके पास हर जगह मौजूद हैं जिसकी मदद से वो नहीं चाहेगा कि कोई उसे खाए। मगर हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से इस तरीके के कंपाउंड्स को कम भी बहुत ज्यादा करा दिया है कि उसी फल का, उसी पौधे का जंगली वैरायटी शायद हम ना खा पाएं, लेकिन उसका जो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जो, या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए जो वैरायटी बनाई है, वो हम प्यार से खा लेते हैं। मतलब डार्कनेस। और जब आप रूट निकालते हो तब वेजिटेबल पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे ये कहा गया है थोड़ा सा प्लग करो वो, ताकि वो भी जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहें। तो थोड़ा डार्क नहीं हो जाएगा? मतलब प्लांट क्योंकि सेंट्रलाइज्ड नहीं है, हम लोग सेंट्रलाइज्ड हैं, तो हमारे किसी सेंट्रलाइज्ड चीज पे गोली मारोगे, काट चाकू मारोगे तो हम मर सकते हैं, क्योंकि हमारा
लंग्स यही हैं, तो यहाँ पर अगर मार दिया चाकू तो लंग्स में पानी भर जाएगा, खून भर जाएगा, तो हम मर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। प्लांट ज़्यादातर होते ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। तुम जानते हैं कि स्टेम तोड़ के लगाई तो प्लांट बन गया, रूट तोड़ के लगाई तो प्लांट बन गया। अगर इसी को इंसान में कन्वर्ट करके देखें कि पूरा मत मारो किसी भी जानवर को, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के खा लो। क्या वेजिटेरियन, वीगन या इस तरीके की चीजों का पालन करना अपने धर्म की वजह से, अपने मान्यताओं की वजह से, मोरालिटी की वजह से गलत है? क्यों गलत है भाई? ये बात प्रूफ थोड़ी करने बैठे हैं कि कौन व्यक्ति अपनी लाइफ किस तरीके से जिए। हाँ, लोग जब उस चीज की दलीलें इस तरीके से देते हैं मानो कि वो विज्ञान संगत है, तब हम उठ करके आ जाते हैं कि हमें थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, कि ये जवाब नहीं होगा, कोई और हो सकता है, लेकिन ये जवाब नहीं है जो आपने अभी विज्ञान की नजर से देने की कोशिश की, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इतना काफी क्यों नहीं है कि हाँ भैया हमारे बड़ों ने बताया, हमको नहीं पता, मरने के बाद हमें पता चलेगा, अभी मना किया हुआ हम नहीं खा रहे। खत्म, आर्ग्यूमेंट ही नहीं उसमें। आयुर्वेद के सबसे पुराने ज्ञान पर नजर डालो। आयुर्वेद के सबसे पुराने ज्ञान पर नजर डालो। रिसेंटली मैं आयुर्वेद का ये बुक पढ़ रहा था और मुझे ये मिला, हमारे शरीर में जब प्राण प्रवेश करता है तभी जीव को जीवन मिलता है। और फिर एक विशेष अग्नि होती है दोस्तों, जो हर एक इंसान के अंदर होती है। वो ये तय करती है कि हमारा खाना कैसे शरीर को पोषण देगा। जब हम भोजन करते हैं तो वो रस में बदलता है, और फिर अग्नि की शक्ति से वो रस रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, और अस्थि से मज्जा यानी कि बोन मैरो, और अंत में बनता है शुक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू में वो कन्वर्ट होता है। नहीं तो औरत कहाँ गई भाई? अगर मेल को शुक्राणु चाहिए, सीवन चाहिए, तो फीमेल को भी तो चाहिए ओवम। हाँ सही बात है, मैं इस तरीके से बात करूंगा और ताकि मेरी बात में और गहराई आए, श को स बोलूंगा, सॉरी मेरे ख्याल से बोल सकते हैं। श होता है ना, कि हमारे जैसे होता है फरीदाबाद में, यहाँ पे तो टोप कर रहा है, टोप, तो टॉप नहीं बोल पाते, तो वो ठीक है, हो सकता है जगह की वजह से एक तरीके से मुंह नहीं मुड़ता, मेरा भी नहीं मुड़ता होगा किसी खास शब्द के लिए। इट्स ओके, आई अपोलोजाइज इस बात के लिए। हाँ, लेकिन ये वाली बात आगे बढ़ाते हैं कि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बड़े शुक्र बनता है, शुक्राणु बनते हैं, उसके बाद आखिरी जो स्टेप है, तो फीमेल में कहाँ है फीमेल में? कि हाँ फीमेल में भी अंडाणु बनते होंगे, मतलब उसका भी एग बनता। अरे नहीं बनता भाई, फीमेल का एग जो है, उसकी वो बच्चा, उसके फीमेल के एग उसके पैदा होने से पहले बन चुके, और इतना पहले के जब वो अपनी नानी में था तब बन गए थे, तब डिसाइड हो जाता है। खैर ये वाली बात को कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पैदा होने से पहले बन जाता है। ये कोई लीनियर पाथवे नहीं है, पाथवे बहुत, मतलब हमारे मुंह में रखते ही, घुलते ही वो अपनी आइडेंटिटी त्याग देता है, खाना वो नहीं रहता। प्लाज्मा है, प्लाज्मा अभी बोल रहे हैं कि प्लाज्मा है। प्लाज्मा मालूम है कितनी चीजों का बना हुआ है? जो जिसको प्लाज्मा प्लाज्मा पहले ही बना दिया, प्लाज्मा ब्लड और रक्त। अरे भैया रक्त का पार्ट होता है प्लाज्मा। रस का मतलब, रस का भी अपनी मर्जी से ही ट्रांसलेशन कर दिया कि रस को प्लाज्मा बोलते हैं। रस प्लाज्मा नहीं होता है, रस रस होता है, और रक्त के अंदर प्लाज्मा होगा। और मालूम है रक्त कितना कॉम्प्लेक्स चीज है? लोगों को तो पता नहीं था ना तब कि ये इसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि यही डब्ल्यूबीसी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर में, मसल टिश्यू के अंदर में, विच इज नो वेयर क्लोज टू द आइडिया ऑफ बेसिक साइंसेस। खैर बहरहाल, जरा जरा बात में पेन किलर, बेटिया ऐसा न करो भैया। क्या करा ये, इसने माइक को किया। जरा जरा बात में पेन किलर, बेटिया ऐसा न करो भैया। मुझे अच्छा, शायद जैसे चौक चलाते हैं दीवार पे तो ऐसे हो जाता है ना, मेरे को उससे नहीं होता, मेरे को इससे हो गया, मतलब जो उसकी आवाज थी। बहरहाल सर तो अभी परोल पे बाहर निकले हुए हैं, और परोल पे मतलब उसको क्या कहेंगे, बेल पे है ना, परोल पे नहीं। तो पेन किलर क्या नहीं लेना चाहिए? हाँ मतलब आदत बना लेना गलत बात होगी, क्योंकि फिर अगली बार आपको ज्यादा वो चाहिए होगी, और ज्यादा मात्रा में लेते लेते से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन क्या छोड़ देना सॉल्यूशन है? मतलब आपको शुरुआत में लेकर के असली प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो काम आ जाएगा। बट खैर आगे देखते हैं। जरा जरा बात में पेन किलर, बेटिया ऐसा न करो भैया। ये पेन किलर बहुत तकलीफ देता है आगे चल। मासिक धर्म नहीं आता अथवा डेट रोकना है, लाना है। मासिक धर्म रोकना है, लाना है? नहीं रोकना है भाई, बॉडी का नेचुरल रखना है। दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ साइड इफेक्ट से आपको बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देगी। लाली हाँ लाले, बापू के बच्चे हो फिर काहे को तुम जहरी दवाइयाँ, जानवरों के अंगों से बनी हुई एलोपैथी की दवाइयाँ ना लो तो अच्छा।
वैसे बता दिया जाएगा कि वो किस पर्टिकुलर चीज में जा रही है, बट ठीक है आगे रात बताएं। को 1.25 लीटर पानी रख लो, तांबे के बर्तन में रख सको तो अच्छा है, सुबह पी लो। तुलसी के बीज एक चुटकी फाक के, जो भी मासिक धर्म की बीमारियां होगी खोज खोज के उनको निकाल के फेंक देगी 8 दिन के अंदर। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। खैर, बॉडी में हार्मोनल इश्यूज की वजह से शिफ्टिंग भी हो सकती है। जो मेंस्ट्रुएशन का फेज है वो कभी कभी स्ट्रेस और स्ट्रेस में लीड टू हार्मोन का चेंज। यहाँ तक कि जब वो खाई जाती है जो आई पिल है ना, वो भी बॉडी में हार्मोनल चेंज के जरिए ही बॉडी को इस तरीके से फील करवाती है ना, यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो उस तरीके से जो सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या जो एम्बेडमेंट होने वाली है जाइगोट की, या मतलब जो एम्ब्रियो चिपकता यूट्रस में जाकर के उसको रोका जा सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर में उसी तरीके का मिमिकिंग होने लगती है। संतान नहीं होगी, ट्यूब बंद है, बोले जा तेरी ऐसी तैसी, अपने आप संतान होती है, ट्यूब खुलती है। अब ये जो शब्दावली का प्रयोग है ये कैसे कर पाते हैं? मतलब मैं हमेशा देखता हूँ कि इतनी खतरनाक टर्मिनोलॉजी अभी कर रहे थे, मांसपेशी का, बोन मैरो का, अस्थि है ना, और इधर से वो यूट्रस, ट्यूब, ये शब्दावली कहाँ से पता चली? इनका जिक्र तो नहीं था कि एनाटॉमिकली फाड़ करके अंदर एक एक स्ट्रक्चर बताया हुआ हो, ऐसा तो नहीं हमारे पास कोई किताब। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है, ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, और यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। सर ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कुछ खास तरीके के जो खाने हैं जो माता को खाने होते हैं, तो वो बच्चा जो हिल रहा है वो प्रॉब्लम में हिल रहा है, ना कि नॉर्मल। बच्चा नॉर्मली भी हिल सकता है। हमने एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छे से, गायनेकोलॉजी, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ है। वो बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम, बॉडी का टेस्ट, बॉडी के सूंघने की क्षमता, ये सारी चीज़ें रीसेट हो रही होती हैं, और पूरी की पूरी चीज़ें हटा करके ऑलमोस्ट नई गढ़ी जा रही होती हैं। तो फीमेल को खुद नहीं पता चलता कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। खाने की प्रेफरेंसेस जो पहले हुआ करती थी वो बदल जाती हैं, और सूंघने की, कभी कोई स्मेल दिमाग खराब कर रही है, कभी कोई जो स्मेल अच्छी लगती थी या वो बुरी लगने लगती है। तो बॉडी एक पूरे खतरनाक लेवल से गुजर रही होती है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। और उसमें कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि माता को जो अलग अलग तरीके की चीजें खाने का मन हो रहा है, उससे बच्चे पे इतना बुरा असर हो रहा है कि बच्चा अगर हिल रहा है तो वो तड़प के हिल रहा है, वो हर थोड़ी देर में बेहोश हो जा रहा है, फिर उठ रहा है। ये सब नहीं हुआ है।